हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लें रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स मेरे साथ साथ आप सीखते हुए चलें, बहुत काम में आएगा आपको। आधी अंग्रेजी तो मैं ही सिखा दूंगा, है ना। तो नाम से तो लग रहा है रासायनिक बलगतिकी, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ चल रहा होगा। क्या चल रहा होता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकर्मक होता है, एक उत्पाद होता है। तो अभिकर्मक किस में बदल रहा होता है? उत्पाद में। और जिस एक थोड़े दिए गए समय के अंदर जिस दर से एक अभिकर्मक उत्पाद में बदलेगा, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि बताओ रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो आपको लिखवाए थे ऐसे ही कहानी बनाने के लिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि रासायनिक बलगतिकी में हम अभिकर्मकों के उत्पादों में बदलने की दर को पढ़ते हैं। उसके अलावा किसी भी अभिक्रिया के अंदर, है ना, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम वो अभिक्रिया कैसे हो रही है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, मेन हम अपने चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया के दर या वेग के हिसाब से हम इन अभिक्रियाओं को तीन मेन पार्ट के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अभिक्रियाएं होती है, उन्हें हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, फास्ट रिएक्शंस। जो सेकंड टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, चलो पहले मंद ले लेते हैं ना, मंद अभिक्रिया। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शंस। और तीसरी आती है आपके पास मध्यम वेग की अभिक्रियाएं। सो मध्यम वेग अभिक्रिया, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं भाई? इन्हें हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये तीन तरह की आपके पास अभिक्रियाएं या फिर रिएक्शंस होती है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट या फिर मध्यम वेग अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नाम से तो लग रहा है फास्ट रिएक्शंस क्या होंगी? वो अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं जो कम समय या बहुत ही कम समय, कम समय के अंतराल में हो जाती हैं, अंतराल में खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ना, खत्म की जगह समाप्त ज्यादा अच्छा वर्ड है, समाप्त हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं बोलते हैं। बहुत एक सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में ये अभिक्रियाएं क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन्हें हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मैं उदाहरण को इजी लिखा करूंगा, आप लोग समझ लेना, आप उदाहरण लिखना चाहो तो। जैसे आपके पास क्या हो गई? आपके पास अवक्षेपण अभिक्रियाएं हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अवक्षेपण। ठीक है, तो अवक्षेपण में क्या होता है? मान लो आपके पास AgNO3 का एक सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, उसमें आपने NaCl को ऐड किया। तो जैसे NaCl ऐड करोगे, डालोगे इसके अंदर, आपके पास क्या होगा? AgCl का एक सफ़ेद अवक्षेप आपको मिलेगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaNO3। तो ये बहुत ही तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। और जैसे आपने इनको मिलाया, अचानक से क्या होगी? रिएक्शन हो जाएगी, है ना। दहन आप देखो, कार्बन का या किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप दहन करवाओ तो वो भी क्या होता है? पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो कितना जल्दी जल जाता है। तो ये सभी अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? ये बहुत ही धीरे होती है, इनकी जो होने की दर होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो ये अभिक्रियाएं, पे नहीं है, ये है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं बहुत लंबे अंतराल में, बहुत लंबे समय अंतराल में समाप्त होती है।
ऐसी अभिक्रियाओं को होने में कई साल लग जाते हैं, कई साल। जैसे इसका मैं उदाहरण दूं तो लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पर जो जंग लगना है वो किसका उदाहरण है? एक मंद अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो बहुत ही ज्यादा स्लो होती हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है ऐसी अभिक्रियाओं का रिएक्शंस को कंप्लीट होने में। मेरे पास तीसरी टाइप की रिएक्शंस या अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं मध्यम वेग अभिक्रियाएं। ये क्या होती है? ये अभिक्रियाएं, ये जो आपकी अभिक्रियाएं हैं एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित, ला हौल वला कुव्वत, भाई लिखने में ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में क्या होती है? समाप्त होती है। ठीक है, समाप्त भी नहीं हो तो ये इतना तो आपके पास परिवर्तन हो ही जाता है कि आप बोल सकते हो भाई देखो, एक तो होता है थियोरेटिकली कि भाई इतना होगा, पर जब एक्चुअली उस रिएक्शन को प्रैक्टिकली करवाते हैं लैब के अंदर तो वो उतना कंप्लीट हो जरूरी नहीं है। लेकिन मान लो एक रिएक्शन 95% बदल गई, मतलब 95% उत्पाद अभिकर्मक उत्पाद में बदल चुका है, तो आप बोलोगे कि वो रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट ही हो गई ना। तो निश्चित समय अंतराल में समाप्त हो जाती है। इन्हें कंप्लीट करने में, मतलब इन्हें या इन अभिक्रियाओं के होने में कुछ सेकंड्स, मिनट या घंटे लग सकते हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाएं, मध्यम वेग अभिक्रियाएं, या फिर हम इन्हें मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, एक अब आप देखो, ना तो हम तीव्र अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र अभिक्रिया जो होती है वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा कि हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। अरे कितने, आप ये मान लो 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्या पढ़ पाओगे आप? 1 सेकंड के 10वें हिस्से में तो हम पढ़ ही नहीं सकते रिएक्शन को। इसी तरह मंद अभिक्रिया पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे। आपने आज मान लो आज आप एक लोहे की कील लाए, उस कील को आपने रखा कमरे में और उस पर जंग लगना शुरू किया। अब आप जेई दे लो, एग्ज़ाम दे लो अपने सारे, है ना, जेई नीट जो भी एग्ज़ाम आप दे लो, सारे एग्ज़ाम दे लो। उसके अलावा आप कॉलेज भी चले जाओ, अपनी डिग्री कंप्लीट करके आ जाओ, सारा काम करके आ जाओ। आप इंजीनियर हो तो आप पूरा वो करके आ जाओ, तो कुछ भी करके आ जाओ। जब वापस आओगे तब भी वो कील वैसी वैसी पड़ेगी, उसमें जंग बहुत कम लगी होगी। तो इतने सालों में भी थोड़ी सी जंग लगी है, तो पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाएंगे। इसलिए ना हम इनको पढ़ते हैं ना इनको पढ़ते हैं, हम किनको पढ़ते हैं? मध्यम वेग अभिक्रियाओं की दर क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनसे सीखकर फिर हम उन्हें इनके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेनली हम कौन सी पढ़ेंगे? मॉडरेट रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक चीज़। दूसरा, इनके लिए ना वक्र बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा अभिकर्मक की सांद्रता। किस पर? अभिकर्मक की सांद्रता। तो मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो सांद्रता को दिखाता है, दिखाने मतलब डिनोट करता है। ठीक है, वर्ड्स का ध्यान रखें, धीरे धीरे मैं आपकी इंग्लिश ठीक करता चलूंगा। ये अभिकर्मक है और यहाँ पर होता है समय बोले तो टाइम, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो देखें ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, बहुत कम समय में पूरा अभिकर्मक उत्पाद में बदल जाएगा। तो इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। हाँ, बहुत कम समय में अभिकर्मक पूरा उत्पाद में बदल गया, मतलब अभिकर्मक की खुद की सांद्रता तो 0 हो जाएगी, हो गई है ना। ऐसे देखो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही धीरे चलती है, स्लो रिएक्शंस हैं। तो स्लो रिएक्शंस में क्या होगा? स्लो रिएक्शंस में बाबू मचाए क्या होगा? बहुत धीरे 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 कोई बदलाव आएगा। तो बहुत लंबे समय तक भी अभिकर्मक की जो सांद्रता है वो उतनी ही बनेगी। बहुत थोड़ा, मान लो 5 मोलर से शुरू किया आपने, तो हो सकता है 10 दिन 20 दिन के बाद उसकी जो सांद्रता है वो 4.9956, इतनी कम। तो बहुत कम चेंज आता है। हमारे काम की कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शंस, यानी मध्यम वेग अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अभिकर्मक की सांद्रता और समय के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह के बनते हैं। अब वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग तरह के होते हैं, वो हम सीखेंगे, बट अभी हम एक कॉमन ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह ग्राफ बना, तो एक निश्चित समय अंतराल में अभिकर्मक की अभिक्रिया में क्या होता है, एक निश्चित बदलाव आता है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सीखने की जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इन ग्राफ्स को आपको पढ़ना आना। ये बहुत ही तेज रिएक्शन है,
इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ही स्लो है, इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये हमारी मध्यम वेग की अभिक्रिया यानी मॉडरेट रिएक्शन है, और इसी को हम लोग यहाँ पर क्या किया करेंगे, पढ़ा करेंगे। चलिए, तो एक अभिक्रिया के वेग के हिसाब से या दर के हिसाब से हमने 3 तरह की अभिक्रियाएं देख ली, 3 भागों में से विभाजित कर दिया। अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या है, एक अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है। तो भाई आप देखो, किसी भी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो अभिकर्मक है वो किस में बदल रहा होता है, उत्पाद में बदल रहा होता है। तो आओ बात करते हैं अभिक्रिया वेग की या अभिक्रिया की दर। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखें, किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, आपके पास एक अभिकर्मक होता है और वो अभिकर्मक किस में बदल रहा होता है, उत्पाद में बदल रहा होता है ना। तो कोई रिएक्शन है, मान लो पर रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट में ही होता है। तो होगा क्या, समय के साथ साथ जब अभिकर्मक उत्पाद में बदलेगा तो बताओ अभिकर्मक की खुद की जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब कितनी सांद्रता कम हुई, कितनी बढ़ी, वो सब हम मोल कंसेप्ट में सीख चुके हैं। तो जो भी अभिकर्मक कम होगा उसी हिसाब से आपका उत्पाद क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी जो हम काम की चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम इतना बोल सकते हैं कि भाई इस अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, उत्पाद की सांद्रता भी बदल रही होगी और अभिकर्मक की सांद्रता भी बदल रही होगी। किसके हिसाब से, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको अभिक्रिया की दर लिखनी है तो आप अभिक्रिया की दर क्या लिखोगे कि अभिकर्मक भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है। अभिकर्मक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में से किसी एक के लिए भी देख सकते हो कि सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और मैं अभी आगे चलकर चेंज करूंगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, बट अभी हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अभिकर्मक के उत्पाद है। यहाँ पर लिखते हैं टाइम t = 0, मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। तो जब आपके पास रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अभिकर्मक होगा। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन कुछ 5 मोलर थी, 10 मिनट के बाद आपने देखा तो मान लो इसके 2 मोलर बचे हैं। तो देखो 3 मोलर काम में आ गए, 1 से 1 बन रहा है, 3 से बन जाएंगे 3। तो आप देख सकते हो समय के साथ साथ अभिकर्मक की सांद्रता कम होती जा रही है और उत्पाद की बढ़ती जा रही है। तो 10 मिनट में इनमें कितना बदलाव आया। तो अगर आप इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहते हो, अभिक्रिया की दर, तो उसे आप इसकी रेट के टर्म्स में लिख सकते हो, मतलब इसके अंदर कितना चेंज आया, इसके अंदर कितना परिवर्तन आया और इसमें कितना परिवर्तन आया, उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखना, हम अभिक्रिया की दर को ऐसे लिख लेंगे अभी तो, सिर्फ अभिक्रिया की दर। ठीक है, कुछ रटना मत, समझो चीजों को। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लिखते हैं देखो ऐसे, डेल्टा C बटा डेल्टा D, मतलब सांद्रता में परिवर्तन और उस सांद्रता में परिवर्तन को हम कितना समय लगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, विभाजित कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, अभिक्रिया की दर। अब आप आए एक और, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें और चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ध्यान से देखो। आप देख रहे हो भाई अभिक्रिया की जो अभिकर्मक की जो सांद्रता है वो तो कम हो रही है। तो अगर आप अभिकर्मक, मैं R लिख रहा हूं मतलब रिएक्टेंट, अगर आप अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन देखो तो देखो ये आएगा 2 - 5, फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत में कितनी थी और अंत में कितनी थी, तो अंत में कितनी कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी 2 मोलर, शुरुआत में कितनी थी 5 मोलर। तो जो चेंज आएगा वो आएगा -3। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, ऋणात्मक आएगी, है ना। और यहां देखें धनात्मक आएगा 3 - 0। तो उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो आता है धनात्मक, और जो आपका अभिकर्मक है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, वो कैसा आता है, ऋणात्मक, नेगेटिव आता है। तो आप जब यहाँ पे जब भी आप रेट निकालोगे और आपने अभिकर्मक के लिए लिखा तो देखो यहाँ पर माइनस साइन आएगा,
ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव। तो अभिक्रिया की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है, ठीक है, उसे हम लिख देते हैं ऐसे, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्लस साइन है वो किसके लिए होता है, उत्पाद के लिए, और जो माइनस साइन है, माइनस साइन, ये किसके लिए होता है, अभिकर्मक के लिए। तो ये अब आपको कोई बताने नहीं आएगा, आज के बाद आपको खुद समझना है कि जब भी कभी भी कहीं भी आप एक अभिक्रिया की दर को अभिकर्मक के रूप में लिख रहे हैं तो आप माइनस साइन साथ में लिखकर चलेंगे। कहने का मतलब ये है, अब मैं थोड़ी सी इंग्लिश यूज करूंगा, कि अगर आप इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहते हैं, दर लिखना चाहते हैं, तो आप लिखोगे माइनस डेल्टा सी आर अपॉन डेल्टा टी। अगर आप अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट के रूप में लिख रहे हैं तो, और अगर आप एक उत्पाद या प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहे हो, उसके रूप में लिख रहे हो, तो रेट लिखोगे प्लस डेल्टा सी पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये चीज आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप अभिकर्मक के रूप में लिखेंगे तो ऋणात्मक, और जब आप उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो आपको धनात्मक चिन्ह यूज करना होगा। कॉपी करें। चलिए, तो देखिए अब हम इतना समझ में आ गया कि कैसे हम अभिक्रिया की दर को यहाँ पर लिखते हैं। तो आप चाहें तो माइनस डेल्टा सी आर बाई डेल्टा टी या फिर प्लस डेल्टा सी बाई डी टी। आप समझ चुके हो कि अगर अभिकर्मक है तो आप ऋणात्मक चिन्ह, और उत्पाद तो आप धनात्मक चिन्ह यूज करेंगे। चलिए, इतना सीखने के बाद अब हम चलते हैं, ये जो अभिक्रिया की दर है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप बस सीख रहे हो। लास्ट में बोलूंगा कि अब ये याद रखना है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसी को आपको समझना होगा। अभी जो अभिक्रिया की दर है इसे भी हम दो तरह से, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भाई आप क्या देख रहे हो, आप परिवर्तन देख रहे हो सांद्रता में। तो परिवर्तन एक समय अंतराल पर हो सकता है, दिए गए समय अंतराल पर। जैसे मान लो यहाँ था 10 मिनट में बदलाव आया, और एक दिए गए क्षण पर, मैंने बोला t इक्वल टू 10वें मिनट पर कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हाँ, आप समझ गए ना, जैसे आपके पास फिजिक्स के अंदर होती है ना, फिजिक्स के अंदर होती है आपके पास क्या होता है, तो औसत वेग होता है और एक होता है क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक वेग। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, दो तरह की अभिक्रियाओं की दर होती है। तो एक आपके पास होती है औसत दर, औसत दर जिसे आप लोग इंग्लिश में एवरेज रेट बोलते हो, और दूसरी होती है क्षणिक या फिर तात्क्षणिक दर, या वेग भी बोल देते हैं, है ना। इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं फिजिक्स में। क्या फिजिक्स में बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, है ना, इंग्लिश में। एक सेकंड दें मुझे आप। हाँ, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर रेट। अब देखो, आप अच्छे से जानते हो औसत दर का मतलब क्या होता है, और है ना, आपके तात्क्षणिक वेग का या तात्क्षणिक दर का मतलब क्या होता है। तो अगर आप अभिक्रिया की दर, यदि अभिक्रिया की दर किसी दिए गए समय अंतराल में मापी जाए या मापी गई हो, उसे तो हम कहते हैं कौन सी, औसत दर। लेकिन यदि किसी दिए गए क्षण, है ना, मोमेंट, इसे हम इंस्टेंट बोलते हैं, किसी दिए गए क्षण पर मापी गई दर, उसे हम लोग कौन सी दर कहते हैं, तात्क्षणिक दर कहते हैं। तो आप फिजिक्स में सीख चुके हैं। देखें, अगर आप अभिक्रिया की औसत दर यानी एवरेज रेट लिखेंगे तो वो हो जाएगी प्लस माइनस। तो आप समझते हो प्लस माइनस किसके लिए, हाँ, प्लस है उत्पाद यानी प्रोडक्ट के लिए और माइनस है रिएक्टेंट के लिए। सो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। एक निश्चित समय अंतराल के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन अगर आपने एक बहुत छोटे समय अंतराल के लिए एक दिए गए क्षण पर, जैसे मैं बोलूं रिएक्शन शुरू हुई, पहले 5 सेकंड में दर बताओ, तो वो तो होगी औसत दर। 5वें सेकंड पर दर बताओ तो वो क्या होगी, आपकी तात्क्षणिक दर। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो प्लस माइनस और किसके बराबर होती है, dc/dt। ये तो गांव का बच्चा जानता है कि हम
जब छोटे समय अंतराल के लिए लिखते हैं तो हम dc/dt लिखेंगे, या आप ये फिजिक्स में कई बार यूज कर चुके हो। और अगर हम पूरे समय अंतराल पर लिख रहे हैं तो हम उसे ΔC/ΔT लिखेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए पहले कि औसत दर का मतलब क्या है और तात्क्षणिक दर का मतलब क्या है। इसको हम वक्र के थ्रू यानी ग्राफ के थ्रू भी बता सकते, ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हैं। तो आप देखो यहां पर हम लेंगे सांद्रता, ठीक है, और यहां पर हम लेंगे समय। अभी जो वक्र आप बनाने वाले हो, ग्राफ बनाने वाले हो, आपको खुद पहचानना है कि अभिकर्मक के लिए है या उत्पाद के लिए है। तो मैंने देखो ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा वक्र बनाया, बताओ किसके लिए? हाँ, ये अभिकर्मक के लिए। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ अभिकर्मक की सांद्रता कम होती है, इसकी सांद्रता का ह्रास होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में जाना चाहते हो। बट हाँ, इसके अभिकर्मक की सांद्रता क्या होती है? समय के साथ साथ कम होती जाती है। तो हमेशा डिक्रीजिंग बोलते हैं इसको, कम हो रहा है। डिक्रीजिंग ग्राफ जो बनेगा वो किसका बनेगा? अभिकर्मक की सांद्रता का बनेगा, है ना। अगर आप उत्पाद का बनाओ तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, लाइक दिस, ऐसा उसका ग्राफ बनेगा, बढ़ता हुआ ग्राफ, इसे आप इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। तो अभी तो मैं किसी एक से काम चला लेता हूँ, तो उत्पाद को हटाते हैं, अभिकर्मक से काम चला लेते हैं। ऐसे देखें आप यहाँ पर भी ऐसा ही ग्राफ या वक्र बना सकते हो। वही इधर आप लेकर चल रहे हो सांद्रता, इधर आप लेकर चल रहे हो समय, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, सेम ऐसे एक जैसा ग्राफ। अब देखो फर्क क्या है। अब अगर आप यहाँ पर दो अलग अलग समय अंतराल पर, एक समय अंतराल है मान लो t1 और दूसरा समय अंतराल है ये t2, तो आप t1 से t2 समय अंतराल के मध्य में या बीच में आप क्या करना चाहते हो? इस अभिक्रिया की दर निकालना चाहते हो। तो t1 समय पर मान लो इसकी सांद्रता c1 रही हो, t2 पर कितनी रही हो? c2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसकी जो एवरेज रेट होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस। क्यों? क्योंकि ये अभिकर्मक है। माइनस के बाद c2 माइनस c1 अपॉन क्या बन जाएगा? मतलब बटे t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप आए, जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बात करेंगे तो अब आपको किसी एक निश्चित समय पर, निश्चित क्षण पर इस रिएक्शन की अभिक्रिया निकालनी है। तो मान लो इस समय, इसे बोलते हैं टाइम t, इस क्षण पर आपको इस अभिक्रिया की दर निकालनी है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से जहाँ ये ग्राफ के ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर आप क्या करोगे? इस बिंदु पर आप इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट, है ना। और उस टेंजेंट की आप लोग क्या निकाल लोगे? स्लोप निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे समय लगेगा देखो वापस आने में। टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? आप लोग को पता होगा, मैथ्स में बहुत पढ़ लेते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देखो ये कोण बनाएगा, जो एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लो। तो उससे आपको क्या मिल जाएगी? इस अभिक्रिया की दर। तो आप ध्यान दें, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको इस अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर निकालनी है तो आपको इस बिंदु पर ये टेंजेंट बनानी पड़ेगी, है ना, कर्व पर। और ये टेंजेंट, ये जो एंगल बना रही होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया की दर। मतलब अगर आप इसकी इंस्टेंटेनियस रेट निकलना चाहते हो तो वो जो होगा वो कहलाएगा dc/dt। फिर से अभिकर्मक है तो हम इसे लिखेंगे माइनस dc/dt, और ये इसकी स्लोप tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर। एक सेकंड दे मुझे, सॉरी, मुझे भी कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया यूज किए वर्ड्स, इसलिए याद नहीं आ रहे। तो मैं बोल रहा था टेंजेंट यानी आपकी ये स्पर्श रेखा हो गई, है ना, और ये क्या हो जाएगी? उसकी ढाल। तो आप ध्यान रखना, जो आपकी तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर होती है, क्षणिक दर जो होती है, वो किसके बराबर होती है? ये उस समय पर स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होती है। ठीक है, तो अब थोड़ी इंग्लिश यूज करेंगे हम लोग, लिख लेना आप, बट आपको आदत ये बनानी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है उस टाइम पर उस ग्राफ के ऊपर जो आपने टेंजेंट बनाई है उसकी स्लोप यानी tan थीटा के बराबर होती है। तो इस तरह से आप दो तरह की अभिक्रियाओं की दर बताते हैं, एक औसत दर और एक तात्क्षणिक दर। तो इसमें कुछ है नहीं करने का, आप प्रश्न देखोगे आप खुद ही कर दोगे, तो ऐसा कोई वो नहीं है। जनरली हम ये यूज़ किया करेंगे चैप्टर में आगे चलकर, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
अब देखो एक और चीज है जो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को दिख भी रही होगी। भाई आपने अभिक्रिया की जो दर लिखी है रेट, वो लिखी है प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, ये लिखा है। तो आप यहां से इसकी इकाई यूनिट की बात कर सकते हो। देखो इकाई देखूं तो सांद्रता की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर, है ना, मोल पर लीटर ऐसे भी लिखते हैं इसको। और समय की जो ऐसा इकाई होती है वो हम लेते हैं सेकंड। जरूरी नहीं ऐसा ही लो, सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, घंटा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप देखो इसकी जो इकाई बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी मोल प्रति लीटर यानी -1 और सेकंड -1। चलो सब कुछ हिंदी में है तो इसे भी हिंदी में ही लिख देते हैं, सेकंड की घात -1। या फिर आप इंग्लिश में यूज किए करें इसे तो आप क्या लिखोगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया की दर की यही इकाई होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या फिर आप प्रति मिनट भी यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम आपने कौन सी इकाई में या फिर कौन सी यूनिट में लिया। आगे बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो औसत दर बता दी, तात्क्षणिक दर बता दी। अब इन सबको एक साथ लेकर आते हैं और अब सीखेंगे काम की चीज जो हमें लेकर चलनी है आगे। ठीक है, चलिए देखें। अब अगर आपके पास कोई अभिक्रिया है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई अभिक्रिया है जिसमें मान लो आपकी अभिक्रिया क्या है कि अभिकर्मक ए उत्पाद बी में बदल रहा है। और अगर मुझे अब इस अभिक्रिया की रेट लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, ठीक है, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, आप हिंदी लिख रहे हैं, साथ साथ में इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो देखो ए कौन है? ए आपका अभिकर्मक है। तात्क्षणिक दर लिख रहा हूं, कौन सी लिख रहा हूं? तात्क्षणिक। तो ए के लिए कैसे लिखूंगा? माइनस, हाँ क्योंकि माइनस है, माइनस DA बटा DT। देखो ये जो ब्रैकेट है, बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसको हम, ये बड़ा कोष्टक सांद्रता को दिखाता है, फिक्स्ड है। बड़ा कोष्टक हमने यहाँ पे लिखा, मतलब ये इसकी सांद्रता को दिखा रहा है। सांद्रता का सिंपल सा मतलब होता है मोलरता, ठीक है। और अगर आप इसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट के रूप में, तो बन जाएगा प्लस dB/dt। सही है। चलिए एक चीज, अब अगर मैं इसी अभिक्रिया को ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिख दूं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और यही आपको सीखना अभी, बहुत काम की चीज है। N1A प्लस N2B, या चलो प्लस प्लस छोड़ो, N1A किस में बदल रहा है? N2B में। सॉरी। अब अगर आप इस अभिक्रिया की दर लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी? इस बार आपको इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से, किससे? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। आप भी जानते हो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। लिख लें मेरे साथ आप भी, इंग्लिश में मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, तो मैं इनको सीधा गुणांक बोल दिया करूंगा या कोएफिशिएंट भी बोल दिया करूंगा। ठीक है, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? विभाजित करना पड़ेगा। मतलब अब अगर मैं अभिक्रिया की दर लिखूंगा तो बनेगा -1/N1 इंटू DA/dt, और क्या बनेगा? प्लस 1/N2 इंटू dB/dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुद्दे की बात ये आएगी कि ये मुझे क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब ये मैंने डिवाइड तो कर दिया, भाग दे दिया, पर मैं ये भाग दे क्यों रहा हूँ? मैंने ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्यों भाग दिया है, उसको तो समझाओ। तो बोलते हैं याद रख लो, कभी भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आएगा तो उससे आपको विभाजित करना होगा। और इसका असली मतलब समझते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ध्यान से समझना, मान लो आपके पास अभिक्रिया ये 2A बदल रहा है 3B में, ठीक है ना। टाइम t = 0 पर मान लो इसकी जो सांद्रता थी वो 3 मोलर थी, और 10 मिनट के बाद इसकी जो सांद्रता है मान लो 1 कर लो 1 मोलर बची। ठीक है, तो आप देखो 3 मोलर था, 1 मोलर बचा, इसका 2 मोलर खर्च हुआ है। 2 से 3 बनता है तो 2 मोलर से ये भी 3 मोलर बन जाएगा। तो शुरुआत में 0 रहा होगा और 10 मिनट के बाद ये 3 मोलर बन जाएगा। अब आप बहुत अच्छे समझना, देखो ये एक ही अभिक्रिया है, एक ही है ना। इस अभिक्रिया की दर चाहे मैं अभिकर्मक के रूप में लिखूं चाहे मैं उत्पाद के रूप में लिखूं,
अभिक्रिया की दर क्या आनी चाहिए, ए की आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, वो बदल नहीं सकती है भाई। एक ए की अभिक्रिया है ना, ए गोज टू बी, या 2a जा रहा है 3b में, तो चाहे मैं ए के रूप में लिखूं चाहे मैं बी के रूप में लिखूं, इस अभिक्रिया की दर एक ही आनी चाहिए। क्या आप इस बात को समझते हैं, मानते हैं? मानते हैं। चलिए तो उसी के ऊपर काम करते हैं। मान लो मैं इन गुणांकों से विभाजित नहीं करता, तो मैं लिखता कि भाई इस अभिक्रिया की जो दर है, जैसा मैंने ऊपर सीखा उसके हिसाब से माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सर कभी आप डी लिख रहे हो कभी, भाई दिख रहा है मुझे, मैं 10 मिनट में निकाल रहा हूं, अंतराल में निकाल रहा हूं, इसलिए डेल्टा लिख रहा हूं। अगर मैं 10वें मिनट पे निकाल रहा होता तो मैं ये लिख लेता। इस पे मत जाओ, है ना, ये आप समझदार हो, है ना, तो इतना आप खुद समझ सकते हो कि लिखने के तरीके पे ना जाए, समझें कि लिखने का मतलब क्या है। अब देखो माइनस, तो माइनस की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। तो देखो इसमें कितना चेंज आया, परिवर्तन आया 2 मोलर का, बटा समय कितना लगा 10। हाँ भाई, तो ए के टर्म्स में यानी ए के रूप में जब मैं सभी की दर लिख रहा हूं तो आ गई 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। हाँ नहीं, वेरी गुड। अरे वो चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। प्रति मिनट आएगा ना, लालू फंस गए हैं। अच्छा, और अगर मैं अब उत्पाद के रूप में लिखूं तो लिखो, किसने मना किया, तो उत्पाद के रूप में आएगी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो बताओ बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया, लाहौल विला कुव्वती, तो 3 आ गया, और बेटा समय तो उतना ही लगा है। अरे ये क्या चक्कर है भैया, ये ए की अभिक्रिया की दर अलग अलग कैसे आ रही है, आ रही है ना अलग अलग। हाँ, ये समझने की बात है आपकी। एक अभिक्रिया की दर उसकी स्टोइकियोमेट्री पे भी डिपेंड करेगी, कैसे आपने रिएक्शन को लिखा उस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आप जब बोल रहे हो तो 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, लेकिन यहाँ 2 मोल से क्या बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। तो अब ध्यान रखना, हम जो अभिक्रिया की दर होते हैं वो 1 मोल के लिए परिभाषित करते हैं। किसके लिए करते हैं? 1 मोल के लिए। प्रति मोल के लिए क्या करते हैं, हम अभिक्रिया की दर को परिभाषित करते हैं। तो आप उस पर मत जाओ, आप ये समझो, मैं बताता हूं आपको। अब देखो, आप क्या करो, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके लिखो, ठीक है, विभाजित करके। तो बताओ अब अगर मैं इस रिएक्शन की रेट को ऐसे लिखूं, -1/2 इंटू dA/dt या डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो 1/2, बताओ इसमें परिवर्तन कितने का आया, 2 अपॉन समय लगा 10, अभिक्रिया की दर आ गई 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप ना कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, या फिर मोल प्रति लीटर को मोलैरिटी लिख देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, हिंदी में लिख लेना मोलरता। वैसे हिंदी में तो मोल प्रति लीटर लिख के देगा, अंग्रेजी में कभी कभी सिंबल की फॉर्म में ऐसा लिख के देता है, कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको दोनों के लिए तैयार कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब इसी की रेट, अगर इसी रिएक्शन की रेट यानी अभिक्रिया की दर हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो बन जाएगी 1/3 इंटू dB/dt। काम वालो, dB कितना है, देखो चेंज कितने का है, 3 का, बटा समय कितना लगा 10। अरे वाह, ये भी आ गई 0.1 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अभिक्रिया की दर को लिख रहे हैं। तो आप अभिक्रिया की दर अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के रूप में लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप जब भी कभी भी कहीं भी किसी भी अभिक्रिया की दर को लिखोगे तो आपको उत्पाद और अभिकर्मक सभी के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों को ध्यान रखना होगा, वरना भाई साहब आपका गेम हो सकता है। समझ गए? फॉर्मूला बन गया? नहीं, अभी फॉर्मूला तो बन गया, बट अभी कहानी में ट्विस्ट है, कहानी थोड़ी सी और बची हुई है। तो ध्यान से देखें, ये आपको समझ में आ गया कि जब भी हम कभी अभिक्रिया की दर लिखेंगे हमें उनके गुणांकों से उनको विभाजित करना ही होगा। चलिए, अब मैं आपको एक और बड़ी काम की चीज़ समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक सिंपल इस रूप में, इस फॉर्म में इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको और आसान कर देंगे, बट उससे पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी। तो बढ़ते हैं आगे, और ध्यान दें, फिर से मैं वही रिएक्शन ले रहा हूँ जो मैंने अभी लिखी थी। रिएक्शन है N1A और ये जा रहा है N2B में। अब देखो, अभी भी आपने लिखा कि जब आप इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहते हो, देखो ये रहा, रेट लिख रहे हो तो आपको साथ में डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो मैं आपके सामने आज 2 चीज लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं सिर्फ -dA/dt और मैं लिख रहा हूं -1/N1 इंटू dA/dt। अब आप इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रटना नहीं है, इसको समझो कि इन दोनों का मतलब क्या है।
माइनस डी बटा डी टी का मतलब क्या है कि समय के साथ एक ही सांद्रता में परिवर्तन। -1 अपॉन डी बाई डी टी क्या है, समय के साथ एक मोल एक ही सांद्रता में परिवर्तन। भाई देखो जितना भी परिवर्तन आया वो n1 मोल के लिए आया होगा। अगर n1 मोल के लिए माइनस डी बाई डी टी है तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा n1। ठीक है, ये हमें देख ही चुके हैं कि जब आप गुणांक से विभाजित कर दोगे तो आपको अभिक्रिया की दर मिल जाएगी। तो समझना इन दोनों, ये जो दो टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, दो पद लिखे हुए हैं, बहुत फर्क है। माइनस डी बाई डी टी हम किसको बोलते हैं, माइनस डी बाई डी टी हम बोलेंगे, इसे हम सिंपल बोल सकते हैं ए की सांद्रता में ह्रास की दर, शुद्ध हिंदी। इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्योंकि ए क्या हो रहा है, यहां पे खर्च हो रहा है, तो ए की सांद्रता में कमी कैसे आ रही है, ह्रास कैसे हो रहा है, उसे हम लोग लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी। मतलब सिंपल सी बात है, हिंदी में अगर मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझाऊं, नॉर्मल शब्दों में समझाऊं, तो ए के खर्च होने की दर, आप इसे सिंपल ऐसे लिख सकते हो और करके, ए के खर्च होने की दर, ऐसे बता देना है। हास वास में क्या, आपको भी आपका ही हास हो जाएगा उसमें, आप तो कह रहे हो एक कैसे खर्च हो रहा है, सिर्फ माइनस डी बाई डी टी लिखा तो उसमें बोलेंगे ए के खर्च होने की दर, इसे आप सिंपल आर ए लिख लो। अब ये क्या है, ये है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। और जब आप अभिक्रिया की दर लिख रहे हो तो आपने क्या किया है, ए की दर को उसके गुणांक से विभाजित कर दिया। तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। जब आप गुणांक से, गुणांक है पहली बात तो पता बड़ा गुणांक है नहीं, एक ही है, तब तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर गुणांक है और आप गुणांक को विभाजित किए बिना लिख रहे हो तो वो होगी उसके सिर्फ उस अभिकर्मक की दर। जैसे आपने माइनस डी बाई डी टी लिखा तो माइनस डी बाई डी टी ए के खर्च होने की दर है, ठीक। और अगर आपने गुणांक से विभाजित कर दिया तो उस अभिक्रिया की दर बन जाएगी। जैसे आप देखो आपके पास बी है, अब अगर आपने सिर्फ dB बाई डी टी लिखा, सिर्फ dB बाई डी टी, तो बताओ ये क्या बनेगा, हाँ ये बनेगा B के बनने की दर, B के बनने की दर। इसे हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर कई बार अपीयरेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ पी। देखो ये तो मैं लिखता ही रहूँगा, मुझे पता थोड़ा समझदार लगेगा, लेकिन मैं आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैं जब पढ़ता था ना मैं यही काम करता था, इसलिए मेरी इंग्लिश आज बहुत अच्छी। मेरे तीनों भाषाओं में, तीनों लैंग्वेज में मेरे कोर्स है। मेरे प्योर इंग्लिश में मेरा कोर्स है, प्योर हिंदी में आप पढ़ ही रहे हो मुझसे, और इंग्लिश में कोर्स है तो आप मेरे देख ही चुके हो। सो दिस इज़ कॉल्ड कमांड। आप समय के साथ चलोगे ना, आप अपने आप को बदलते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। कभी मत समझो कि आप किसी से पीछे हो, मैंने कभी नहीं समझा। अगर मैं किसी से पीछे हूँ तो मैं उसके बराबर पहुँचने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बस अपने आप में परिवर्तन करते रहें। तो ये हो गई रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ बी, बी के बनने की दर। और इसी को अगर आप इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1/n2 इंटू डी बी बाई डी टी, कॉलेज पहुँचते पहुँचते तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ वो मैं ध्यान चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ एक और चीज़ हो सकता है, आप जेई का मीडियम, जेई नीट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसका आप मीडियम बदल दो। मतलब आप मीडियम बदल के उसको क्या कर दोगे, है ना, आप उसको इंग्लिश मीडियम कर दोगे, सिलेबस खत्म होते होते, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए भाई, तो अब जो मैंने आपको सिखाया, आप देखें, आपने जो रिएक्शन लिखी थी N1A और उससे बन रहा था N2B, इसमें आपने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखी ROR, अभिक्रिया की दर, तो आपने लिखा -1/n1 इंटू DA बाई डी टी, या फिर आप इसे 1/n2 इंटू DB बाई डी टी लिख सकते हो। इससे भी अच्छा तरीका देखो, -DA बाई डी टी को हमने RA बोला है ना, तो अब आप जब अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आप इसको सिंपल कैसा लिख सकते हो, RA बटा N1 इज इक्वल टू RB बटा N2। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और क्वेश्चन भी सटासट करते जाओगे। RA मतलब सिर्फ A की दर, RB मतलब सिर्फ B की दर, और उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से विभाजित करने पर आपको मिल जाएगी अभिक्रिया की दर।
चलिए तो अब देखें, इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, है ना, प्रश्न करते हैं इसके ऊपर। देखें ये प्रश्न है आपके पास, जिंक तथा तनु HCl के मध्य अभिक्रिया से मुक्त हाइड्रोजन के आयतन का समय के विरुद्ध आलेख दिया गया। तो ध्यान दें, आप जिंक की अभिक्रिया जब तनु HCl से करवाते हो ना, डाइल्यूट HCl से, तो आपको क्या मिलता है, ZnCl2 प्लस साथ में क्या मिलती है, हाइड्रोजन। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन है देखो ये उत्पाद है, तो ये जो कर्व आपको दिया ना, ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन का दिया हुआ, तो देखो बढ़ रही है 0 से शुरू होकर। अभी कह रहा है औसत दर निकालनी है आपको, औसत दर के लिए सही विकल्प है। तो औसत दर आपकी देखो अलग अलग समय पर आ सकती है भाई, देखो अलग अलग समय दिया हुआ है, तो 0 से 40 के बीच में आ सकती है, 0 से 50 के बीच में आ सकती है। क्या देखो 50 पे नहीं आ सकती, 50 पे है ना जो आपका ये जो बिंदु है, नहीं 50 पे भी आ सकती, नहीं 50 पे आ सकती है, हाँ ये लाइन दी हुई है। पर देखो ये जो V4 वाला ना, V4 वाला बिंदु इस लाइन पर है ना, इस लाइन पर है, नहीं है इस ग्राफ पर जहाँ ये कट कर रहा है। दिख रहा है आपको, अभी समझाता हूँ, थोड़ी सी ना गणित लगेगी यहाँ पर, तो ध्यान दें आप। सांद्रता आपको औसत दर निकालनी, मान लो 0 से 40 के बीच में, तो देखो 0 पर तो 0 था, 40 पर इसका आयतन कितना है, V3। ठीक है, तो गैस है, गैस के जितने मोल बनेंगे उतना ही गैस का आयतन भी बनता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसके आयतन के रूप में इसकी दर लिख सकते हो V3 - 0, है ना, V3 - 0 बटा 40, यानी V3/40 लिख सकते हो। 40 सेकंड तक, 40 सेकंड तक औसत V3 by 40, ये बिल्कुल सही है, तो यही मेरा आंसर हो गया बस। 40 सेकंड तक औसत दर नहीं, V3 - V2, देखो V3 - V2 तो 40 से 30 के बीच की दर है, तो ये जो होगी ना ये वाली दर, ये वाली है 30 से 40 के बीच की। V3 अरे ये भी गलत है, ये है, सॉरी ये नहीं है ना, ये देखो V3 - V2 40 - 30, समझ में आ रहा है। 40 सेकंड तक औसत दर V3 - V1, देखो V3 - V1, ध्यान दो V1 ये रहा, 40 - 20, तो 40 - 20, 20 से 40 के बीच की दर है, 40 सेकंड पर औसत दर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और देखें, उपरोक्त चित्र में दिए गए ग्राफ पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प 40वें सेकंड पर, अब ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूं, ये आपने देख लिया, अब मुझे फिक्स 40वें सेकंड पर दर निकालनी। तो 40वें सेकंड पर देखो, 40वें सेकंड पर आपने ये जो स्पर्श रेखा बनाई है, आपको इसकी ढाल निकालनी है। तो इसको ढाल के निकालने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। देखो ये रहा, अब ना इस पे जो पॉइंट है उनको मार्क करते हैं। देखो यहाँ V1 है, ये रहा V2 है ना, ये V2 है, ये V3 है, तो V1 लिख रहा हूँ उसको, V2 लिख रहा हूँ उसको, V3। देखो V4 इस लाइन पर नहीं है, स्पर्श रेखा पर नहीं है, वो इस ग्राफ पर, उसे छोड़ दो, और V5। ठीक है, इसका समय है 20, इसका है 30, इसका है 40 और इसका है 50। तो देखो इसकी जो आप ढाल है, ये आप मैथ्स में पढ़ते हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो V5 - V1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं V5 - V1, तो V5 के लिए है 50 माइनस V1 के लिए है 20, ये इसकी ढाल हो सकती है। और इसकी ढाल मैं V5 V3 से निकाल सकता हूँ, V5 - V3, तो V5 पर 50, V3 पर 40, 50 - 40 लिख सकता हूँ। मैं इसकी ढाल V3, ये सब लिख सकता हूँ। तो V1 V2 V3 V5 सब ढाल में आ सकते हैं। कौन नहीं आ सकता, तो जो नहीं आ सकता वो है V40, क्योंकि V4 इस लाइन पर है ही नहीं, वो तो इस ग्राफ पर है। तो इसकी जो आप ढाल निकालोगे भाई, इसकी जो तात्क्षणिक दर होगी वो इसकी ढाल के बराबर होगी, और इसकी जो ढाल है उसमें V4 का टर्म नहीं आ सकता। देखो ये V4 दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है, गैस में औसत के लिए सही विकल्प है, तो V4 तो कहीं पर भी नहीं है। अब क्या ये V3 - V2 हो सकता है, तो V3 - V2 अपॉन 40 - 30, ये गलत है, ये रहा V3 - V2 अपॉन 40 - 30 सही है, ये गलत है, ये तो औसत दर थी। V3 - V1 अपॉन 40 - 20, V3 - V1 अपॉन 40 - 20, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी आपके ना 40, अच्छा ये औसत दर बोला है, अरे मैं गलत इस पे आ गया, सॉरी, हमें तो तात्क्षणिक दर निकालनी है ना, तो ये तो मैं समझा रहा था आपको, वो ग्राफ यही था, प्रश्न तो अगला वाला है। ठीक है, तो अब देखो तात्क्षणिक दर में V4 नहीं आ सकता, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप देखो निम्न में से कौन सा विकल्प 40वें सेकंड पर H2 गैस के निर्माण की तात्क्षणिक दर को नहीं दिखाता है, कहां पर है V4, ये रहा, तो बस यही मेरा आंसर है।
बाकी सब हो सकता है। V5 माइनस V2 देखो, V5 माइनस V2 अपॉन 50 माइनस 30, ये तात्क्षणिक दर है। V3 माइनस V2, V3 माइनस V2 अपॉन 40 माइनस 30, ये भी तात्क्षणिक दर है। V3 माइनस V1 अपॉन 40 माइनस 20, ये भी तात्क्षणिक दर है। समझ पा रहा है मेरी बात को? तो इस तरह से ग्राफ से आप औसत दर और तात्क्षणिक दर दोनों निकाल सकते हैं। चलिए देखें अगला प्रश्न। एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया है 2NO2, इससे जा रहा है 2NO प्लस O2, ठीक है। NO2 के वियोजन की, देखो सिर्फ बोला है क्या, NO2 के वियोजन की, यानी ये आपसे रेट ऑफ NO2 की बात कर रहा है, वो इसने आपको दे दी है 0.0036 मोलरता प्रति सेकेंड। लिखा था ना आपको, ऐसे दे देगा मोलरिटी पर सेकेंड। कह रहा है O2 के निर्माण की प्रारंभिक दर बताओ, और देखो मिनट में बतानी है, ये ध्यान देना, ये सेकंड में दिया और पूछा है मिनट में, तो ये गलतियां आपसे करवा देगा। केमिस्ट्री में यूनिट्स में बहुत गलती होती है, इकाइयों में बहुत गलती है, ध्यान रखना। तो आप एक काम करो, इससे भी मिनट में बदल लो। तो 0.0036 मोलैरिटी प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास 60 गुणा 0.0, अच्छा 0.00 कितना है, 0. ये है आपका 0036 मोलैरिटी प्रति मिनट, यही NO2 की रेट। अब आपको बतानी है O2 की रेट। तो देखो मैंने आपको सिखाया, आप इस रिएक्शन की रेट लिखो। तो जैसे आप इस रिएक्शन की रेट लिखोगे वो क्या बनेगी, रेट ऑफ NO2 बटा 2, दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ NO बटा 2 और रेट ऑफ O2 बटा 1, उसका कोएफिशिएंट तो 1 है। तो आपको रेट ऑफ O2 निकालनी है, तो निकाल लो। बताओ रेट ऑफ O2 कितनी हो गई, NO2 की आधी, और NO2 की रेट कितनी है, देखो 60 गुणा 0.0036। तो यहाँ से देखो ये गया 30, 36 इंटू 3 होता है 108, तो ये बन गया 0.0108। और ये आपके इस प्रश्न का क्या आ गया, उत्तर आ गया, नहीं 0.108 आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, पॉइंट, हाँ आंसर आएगा 0.108। तो बी नहीं, इसका आंसर सी होगा। कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अभिकर्मकों की खर्च होने की दर और उत्पादों के बनने की दर को आपस में क्या कर सकते हो, इनमें संबंध निकाल सकते हो, इनको आपस में रिलेट कर सकते हो। इस पे एक और तरह के रिसीवर गिर गया, सॉरी। सो मैं आपसे कह रहा था, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आपसे कह रहा था कि इसी पे एक और तरह के प्रश्न बनते हैं। देखो जैसे एक और प्रश्न मैं आपको करवाऊं। प्रश्न है, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया दी हुई है मुझे कि ये ले लेते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और इससे आपको मिल रहा है 2NH3 गैस, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूं कि यदि अमोनिया यानी NH3 के बनने की दर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि 0.51 ग्राम प्रति सेकंड है, तो हाइड्रोजन के खर्च होने की दर क्या होगी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको प्रश्न में जिस यूनिट में दिया है आपको उस यूनिट में आंसर देना होता है, एक चीज। दूसरा, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होंगे बिना सोचे समझे वो लगाते हैं फॉर्मूला कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है रेट ऑफ N2 बटा 1, ये किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ H2 बटा 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ NH3 बटा 2 के। तो आपको देखो अमोनिया की रेट दी है, ठीक है, और H2 की निकालनी है, तो आप लिख दोगे RH2 बराबर 3/2 गुणा NH3 की दर कितनी है 0.51 ग्राम प्रति सेकंड, और खुश हो जाएंगे हमारा उत्तर आ चुका है। ओ भैया ये गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान दो, आपने जो अभिक्रिया की दर लिखी, ये जो आपने लिखा, बताओ अभिक्रिया की दर क्या थी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो भाई ये सब भी मोल है, तो फिजिक्स का रूल है कि अगर आपने सबको बराबर कर रखा और इसकी यूनिट अगर मोल पर लीटर पर सेकंड, तो इसकी भी मोल पर लीटर पर सेकंड होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो आप भैया ग्राम ग्राम में कैसे खेल लो, नहीं खेल सकते ना। हाँ, तो सही तरीका क्या है,
पहले आप इसे बदलोगे मोल में, तो आप देखो आपके पास NH3 की यानी अमोनिया की दर है कितनी, 0.51 ग्राम पर सेकेंड। इसको ग्राम को बदलना है आपको इसके मोलों में, तो उसके लिए मोलर भार से डिवाइड करेंगे, है ना, भाग देंगे। तो 17 से भाग दो, इसकी जो दर आ गई वो आ गई 0.03 मोल प्रति सेकेंड। अब आप मोल प्रति सेकंड को मोल प्रति सेकंड से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, यहाँ से संबंध निकाल सकते हो। अब आप लिखोगे कि भैया RH2 जो है वो कितनी होगी, 3/2 इंटू 0.03, तो ये आ गया 0.09/2 मोल प्रति सेकंड। लेकिन उत्तर मोल प्रति सेकंड में नहीं देना, क्यों, वो तो ग्राम में देना है। तो दोबारा से बदलो। अब हाइड्रोजन का मोलर भार आपको पता है 2 होता है, तो मोल को बदलो भार में, तो गुणा 2, और ये आ जाएगा ग्राम प्रति सेकंड में। तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.09 ग्राम प्रति सेकंड। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। ऐसे क्वेश्चंस भी आगे आपको मिलते रहेंगे। अब बस आपको हर बार वो क्वेश्चंस में ऐसी कहानी सुनाएगा कि इसका इतना बदला, उसका इतना बदला। क्या क्या आपसे पूछ सकता है, आपसे इनके आने जाने की रेट, मतलब इन दोनों के खर्च होने की और इसके बनने की पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लूँगा आगे में और क्वेश्चंस, बट आप समझे सारे क्वेश्चंस के टाइप अगर मैं ही करवा दूंगा तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे। तो अब आपको ये समझना है कि जब आप प्रश्न को पढ़ रहे हो तो बहुत सरसरी निगाहों से, यह नयन यह चक्षु दोनों को खोल के अच्छे से पढ़ो कि उसने आपसे अभिक्रिया की दर पूछी है, किसी अभिकर्मक के खर्च होने की दर पूछी है, या किसी उत्पाद के बनने की दर, उसी हिसाब से आप अपने प्रश्न के उत्तर दोगे। तो ट्राई करना, फिर और क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा। चलिए ये लो, एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ठीक है, ये आप कर लेना, बड़ा आसान है, चलो कर ही लेते हैं इसको भी। ऑक्सीजन गैस के निर्माण की दर क्या है जहां प्रत्येक 2 सेकंड में 4 लीटर के पात्र में N2O5 के 0.08 मोल उपभोग होते हैं। तो किसके उपभोग हो रहे हैं, N2O5 के। तो आप देखो, आप पहले लिखो रेट ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ N2O5 क्या होगी, N2O5 की कंसंट्रेशन में बदलाव, परिवर्तन, माइनस साइन रिएक्टेंट है, बटा डेल्टा टी। तो देखो समय कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। अब ध्यान देना, इसके मोल कितने उपभोग हो रहे हैं, 0.08। ये तो काम में आ गए, ये तो मोल है, उसको बटा किससे करना पड़ेगा, आयतन से, तभी तो मोलरता निकलेगी, सांद्रता। तो मोल उपभोग हुए 0.08 और भाग दो 4 से, तो उत्तर आ जाएगा 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आ गया, ये आ गई N2O5 की रेट। लेकिन आपको N2O5 की नहीं बतानी। अब यहाँ से क्या क्या पूछ सकता था, वो आपसे अभिक्रिया की दर पूछ सकता था। समझना, अगर वो आपसे अभिक्रिया की दर पूछता, अभिक्रिया की दर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो तो आप कितने लिख देते हैं, देखो N2O5 का ये रहा, तो आप उसको लिख देते Rn2O5/2, तो 0.01/2, यानी आंसर आ जाता 0.005 मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर वो पूछता, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, संभावनाएं क्या क्या पूछ सकता है। अभी तो उसने क्या पूछा है, O2 की दर, तो आप देखो ये रहा O2 और ये रहा N2O5, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर लिखो तो Rn2O5/2 बराबर RO2 बन जाएगा। देखो RO2 की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये समझना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम एक अभिक्रिया की दर लिख सकते हैं और इनको आपस में एक दूसरे से इनका संबंध भी निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखे समांगी गैसियस, या गैसीय लिख दो सिर्फ, अभिक्रियाओं के लिए दाब के रूप में दर। तो यहां क्या करने वाले हो आप, समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस, ठीक है। आप यहां पे इसको इंग्लिश में लिख लो आप, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर होमोजीनियस। समांगी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन।
रटने की जरूरत नहीं, पर लिखते जाया करें हमेशा, यूज करते करते आपको सब समझ में आता जाएगा, टर्म्स का मतलब भी समझेगा। तो अब आपके पास एक गैसीय अभिक्रिया है, तो मान लो अभिक्रिया ये N1A गैस और इससे बन रहा है N2B गैस, ठीक है। स्थिर ताप एवं आयतन, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम है आपके पास। तो भाई ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि आपके पास पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो आप देखो प्रेशर को और मोलों की संख्या को आपस में रिलेट कर सकते हो। ऐसा देखो, इस V को इधर भेज दो, तो जैसे V को इधर भेज दोगे P इज इक्वल टू बन जाएगा N/V इंटू RT। और ये भी गांव का बच्चा बच्चा जानता है क्या, कि मोल बटा आयतन, हाँ वो होती है मोलैरिटी, सांद्रता, जिसे हम इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलकर CRT लिख लेते हैं। तो आप किसी भी गैस के लिए, जो रिएक्शन में अगर एक गैस है तो उसके प्रेशर को और उसकी यानी उसके दाब को और उसकी सांद्रता को आपस में क्या कर सकते हो, इस संबंध से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, काम में ले सकते हो ना। चलिए, तो हम वही करने वाले हैं। अभी देखो, आपने इस अभिक्रिया की दर लिखी थी, ठीक है, तो मैं अभिक्रिया की दर लिखूं, चलो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कि मैं अभिक्रिया की दर बोल रहा हूँ। अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम लिख रहे हैं सांद्रता के पदों में। सांद्रता में लिखेंगे तो बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। समझना, जो करना है वो बहुत आसान है, पर एक बार प्रोसेस को समझें, डेरिवेशंस पे फोकस किया करो, अपना दिमाग पूरा उस टाइम वहीं पे रखा करो, तभी आप सीखोगे। अब आप देखो ए के टर्म्स में लिखोगे, ए के रूप में, तो क्या लिखोगे, -1/N1 dA/dt, है ना, मैं क्षणिक दर लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, और ये बन जाएगा +1/N2 इंटू dB/dt, ठीक है। अब आप क्या करो, ये तो है सांद्रता के रूप में, आप इसे मान लो बदलना चाहते हो प्रेशर के रूप में, है ना, दाब के रूप में। तो देखो ये इसको काम में लो, आपको दिख रहा है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1/N1 इंटू dCA/dt, और ये बन जाएगा 1/N2 इंटू dCB/dt। ठीक है, तो आप देखो यह है P इक्वल टू CRT, तो C इक्वल टू आप P/RT लिख सकते हो। तो आप यहां पर वही लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन -1/N1 है ना, 1/N1 D, CA की जगह आप क्या लिख सकते हो, PA/RT/dt, और ये कितना बन जाएगा, 1/N2 इंटू D PB/RT/dt होगा। तो आप देखो 1/RT दोनों में कॉमन आ गया, तो ऐसे बन जाएगा -1/N1 इंटू dPA/dt, है ना, dPA/dt/RT, और ये बन जाएगा बराबर 1/N2, है ना, इंटू ये बन जाएगा dPB/dt/1/RT। अब ध्यान से देखें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये जो अभिक्रिया के दर है इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और अगर आप यहाँ ध्यान दें, यह गैस नियतांक, इसकी यूनिट होती है लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है, और जो ताप है इसकी यूनिट होती है केल्विन। तो देखो केल्विन से केल्विन गया, ये अरे ATM भी आएगा साथ में, ATM गुणा लीटर प्रति मोल प्रति केल्विन। अब आप देखो जैसे ही ये जाके इससे गुणा होगा, देखो लीटर से गया लीटर, मोल से गया मोल, केल्विन से गया केल्विन, सिर्फ बचेगा ATM। तो अब देखो जैसे ये RT का जो पद है हम इसको इधर भेजेंगे तो अपने आप यूनिट बदल जाएगी, इकाई बदल जाएगी, और इकाई बदलने के बाद अब आपके पास जो अभिक्रिया की दर है वो आएगी ATM प्रति सेकंड में, और कितनी आ जाएगी, देखो फिर से आ गई, -1/N1 गुणा dPA/dt, और क्या आ गई, +1/N2 गुणा dPB/dt। तो इस चीज़ को आप समझें, बहुत काम की चीज़ है ये, वरना आप इसमें गलती कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर आपने सीधे सीधे प्रेशर के रूप में लिख दी, ये किसके रूप में थी, सांद्रता के रूप में, ये किसके रूप में है, दाब के रूप में। तो बदला कुछ नहीं, पहले आप सांद्रता में परिवर्तन देख रहे थे, अब आप दाब में परिवर्तन देख रहे हो। तो अगर आपको अभिक्रिया और उत्पादों के दाब में परिवर्तन दिया हो तो आप सीधा यहाँ से लिखकर उसकी अभिक्रिया की दर लिख सकते हो।
काम क्या होता है? काम ये होता है बदलना, एक दूसरे में बदलना, इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना। तो आप देखो ये तो किया आपने, यहां से शुरू किया तो ये तो बदला था, तो बदलते टाइम आपने क्या किया? कंसंट्रेशन को। तो जब आपको इसको इसमें, अब रटने की जरूरत नहीं है, समझो। अगर आपको सांद्रता को दाब में बदलना है तो C की जगह क्या लिख दो? P/RT। और अगर आपको दाब वाले समय इसको सांद्रता में बदलना है तो P की जगह क्या लिख दोगे? CRT। तो आप इसे कॉपी करो, इस पर एक प्रश्न करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसको काम में ले सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया इसलिए भी पूछ सकता है। कॉपी कर लें। चलिए आए तो एक प्रश्न से समझते हैं, देखें कैसे हम दाब के रूप में से काम में लेंगे। तो आप एक प्रश्न लिखें। प्रश्न है, आपको अभिक्रिया दी हुई है N2 + 3H2 और इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? 2NH3। ठीक है, 300 केल्विन पर कह रहा है यदि हाइड्रोजन का दाब 1 मिनट में 10 ATM से परिवर्तित होकर 4 ATM, ठीक है, हिंदी में इसको कभी कभी वायुमंडल बोल देते हैं या वायुमंडलीय दाब बोल देते हैं, तो आप समझ लेना। 4 ATM हो जाता है तो क्या करना है आपको? पहला प्रश्न, अभिक्रिया की दर ATM प्रति सेकंड में बतानी है। दूसरा, अभिक्रिया की दर मोलरता प्रति सेकंड में बतानी है। तीसरा को बतानी है अमोनिया यानी NH3 के बनने की दर, और वो आपको बतानी है ATM प्रति सेकंड। ठीक है, अभिक्रिया हो रही है 300 केल्विन पर। समझ गए? चलिए अब देखें कैसे काम में लेंगे। सबसे पहला आपको देखो दाब में परिवर्तन दिया हुआ है टाइम दिया है मिनट में और सेकंड में उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप कर लो, किसका दाब बदल रहा है? हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन की रेट, है ना, यानी H2 के खर्च होने की दर। H2 के खर्च होने की दर आपको मिल जाएगी, यानी रेट ऑफ हाइड्रोजन कितने मिलेगी? उसके दाब में परिवर्तन देखो, 10 से 4 हो गया तो 6 बटा समय कितना लगा? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, 60 से 60 गया, उत्तर आ गया 0.1 ATM प्रति सेकेंड आ गया। ये तो H2 के खर्च होने की दर है। आपसे पूछिए अभिक्रिया की दर, तो बताओ अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो H2 की दर बटा 3, तो कितना है? 0.1/3। आंसर आ गया 1/30 ATM प्रति सेकेंड। ये हो गया पहला पार्ट। अच्छा, मैं पहले तीसरा पार्ट भी कर दूं, NH3 के बनने की दर। अब आप देखो, ये रहा NH3 और ये रहा H2, तो आप दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हो। क्या होगा संबंध दोनों के बीच में? RH2/3 बराबर RNH3/2। तो यहां से आप RNH3 निकाल लो, वो हो जाएगा 2/3 गुणा RH2। बताओ RH2 कितना है? 0.1। तो आंसर आ गया 2/30 यानी 1/15 और यूनिट वही आ गई ATM प्रति सेकेंड। तो 2 काम तो मैंने पहले कर लिया। अब मुझे करना तीसरा काम, ये समझें। अब आपको अभिक्रिया की दर मोलरता प्रति सेकंड में निकालनी है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। आप देखो, आपने अभिक्रिया की दर लिखी, ये रही अभिक्रिया की दर। कितनी? जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो थी 1/30 ATM प्रति सेकंड में भैया है। अच्छा, ये एक्चुअली किसके बराबर थी? 1/3 इंटू, या आप एक काम करो, उससे भी आसान काम कर लो। यहाँ हो सकता है
थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, आप वापस से आओ हाइड्रोजन के पास, है ना। ये आपने हाइड्रोजन की दर निकाली, क्या निकाली आपने निकाली हाइड्रोजन की दर, यानी -dPH2/dt की वैल्यू, है ना, दाब हाइड्रोजन का, वो आ गई 0.1, यह ATM पर सेकेंड में। अब आपको इसको बदलना है मोल पर लीटर में, तो आप प्रेशर की जगह, मैंने आपको क्या सिखाया, प्रेशर की जगह आप सिंपल लिख दो P की जगह CRT। ध्यान से देखना, -D ये बन जाएगा CH2 × RT बटा DT इज इक्वल्स टू 0.8। देखो इस RT को भेज दो इधर, आपस बन जाएगा -DCH2/dt इज इक्वल्स टू बन गया 0.1/RT। तो देखो R की वैल्यू होती है 0.0821, क्योंकि हम ATM लीटर में खेल रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। R की वैल्यू हम 0.0821 यूज करते हैं जब आप दाब को ATM में और आयतन को लीटर में लो। ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले। और R की वैल्यू 8.314 होती है जब आप जूल में, यानी आप SI यूनिट में लिखते हो, मानक इकाइयों में, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा है, देखो ये हो गया, तो ये आ गई रेट ऑफ हाइड्रोजन, और अब इसकी यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपको बता दूं, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हो। देखो 12 ऊपर आ गया, उत्तर आ जाएगा 1.2 मोल पर लीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप समझें, ये आपको सीखना है। अगर आपको अभिक्रिया की दर दाब के रूप में दी हुई है और उसको आपको सांद्रता में बदलना है, तो P की जगह CRT लिख दो। अगर वो सांद्रता के रूप में दी हुई है और उसे आपको दाब के रूप में बदलना है, तो C की जगह P/RT लिख दो। आई बात समझ में? तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे इस चैप्टर के, जो आपको सबसे पहले सीखने होंगे। अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है, अभिकारक या अभिकर्मक की खर्च होने की दर का, यानी उसकी ह्रास की दर का मतलब क्या है, कैसे हम अभिकर्मक की दर को अभिक्रिया की दर से रिलेट करते हैं, उनके बीच में संबंध निकालते हैं, कैसे हम उत्पाद की दर को अभिक्रिया की दर से रिलेट करते हैं, और कैसे हम अभिक्रिया की दर को दाब और सांद्रता के रूप में लिखते हैं और उन दोनों को भी आपस में रिलेट करते हैं। तो एक बार ध्यान से इस लेक्चर को रिवाइज करें। हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट्स के अंदर जो भी आपको नई चीज़ सीखने को मिली उसको इंक्लूड करें, जैसे मैंने आपको सिखाया। आप इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, भाई आपने क्या सीखा। आपने एक तो सीखा कि आप अगर किसी भी अभिक्रिया की दर लिख रहे हो, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखा, ये समझ लेते ना कि 3 तरह की अभिक्रिया होती है। अरे ये सब जरूरत नहीं है, आप सिंपल, आपने आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, इस रिएक्शन की रेट आप -1 ऐसे ही मत लिखो, ऐसे लिख लो RA/N1 RB/N2 RC/N3 एंड RD/N4, ये लिखना आपने सीख लिया है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ सीखी कि अगर मान लो आपके पास रेट है, वो लिखे आपने -1/N1 dA/dt, यह है कंसंट्रेशन के टर्म में, और एक है -1/N1 dPA/dt प्रेशर के टर्म में। तो आप इसको इसमें भी बदल सकते हो। इसको इसमें बदलने के लिए C की जगह आपको लिखना है PA/RT। अगर आप इसको इसमें बदलना चाहते हो तो P की जगह लिख दो CART। बाकी वो भी ऐड कर लेना कि जब आप तात्क्षणिक रेट लिखते हो, इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो ± dC/dt होती है, जो कि ढाल के बराबर होती है, और औसत वेग आपने देख लिया। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें देखो, जो आप पूरा आपने टॉपिक पढ़ा इतनी देर, उसमें से याद रखने की और समझने की चीज़ सिर्फ इतनी है। इसको हम आगे चैप्टर्स में यूज करते रहेंगे। तो ये पहला लेक्चर था। 2-3 लेक्चर में आप सब कुछ जब सीख लोगे तो बड़े ही आराम से इसको काम में लिया करोगे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।